नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां दलित की भूमि पर जाति विशेष के लोगों ने फर्जी वसीयत कराकर कब्जा किया। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कब और कहां 60 वर्ष बाद सेवानिवृत्त वाले प्रदेश सरकार के कानून के विरोध में बैठे धरने पर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हाथरस की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस ने अवैध असलाहा, जिंदा खोखा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की है। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। दतिया में पुरानी रंजिश के चलते वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि भगवापुर रहने वाला था मृतक। घटना को अंजाम खेत पर हाथ पैर बांध कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सेवड़ा एसडीओपी अखिलेश पुरी गोस्वामी भगवापुरा थाना प्रभारी के साथ जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना भगवापुरा के ग्राम भैसई में रात्रि को ओम प्रकाश राजपूत करके किसान है जो अपने खेत पर सो रहा था। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वो मृत अवस्था में मिला है। सूचना पर थाना प्रभारी एसडीओपी कृषि अधिकारी पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया वो हत्या लग रही है, जिसमें अभी हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। हमारी टीमें वहाँ लगातार काम कर रही हैं। किन कारणों से हत्या की, किसने करी, ये भी अज्ञात है, जिसमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। उस शीघ्र ही हत्या का कारण और आरोपियों की तलाश की जाएगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पीड़ित दलित ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्र दिया कि कुछ जाति विशेष के लोगों ने जमीन पर फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जा कर रखा है। फर्जी वसीयत कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के पीड़ित राम सरन पुत्र बालक राम कोरी उम्र 27 वर्षीय निवासी रोहिला मोहम्मदाबाद ने जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि भूमि उसके पिता के नाम दर्ज है, जिसके समस्त अभिलेख पीड़ित के पास हैं। पीड़ित की जमीन, जो कि कबीर नगर संकिसा रोड मोहम्मदाबाद पर स्थित है, जिस पर राम कुमार गुप्ता व बादाम सिंह यादव फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जा किए हुए हैं और पीड़ित को आए दिन परेशान करते हैं। दादा, क्या नाम है आपको? राम शरण। कहाँ से आए? पुत्र श्री बालक राम, रविदास नगर, नगर पंचायत रोहिला, अहमदाबाद। क्या चल रहा है? बहुत पैर में दिक्कत है कुछ? पैर साहब एक कमर से टूट गयो। छोटो भैया पागल है, अब हम भीख मांग के खाते हैं, हम क्या करें? क्या क्या समस्या क्या हो गई आपके साथ? खेत साहब बेईमानन ने घेर लो। किसने घेर लिया? एक बादाम सिंह पुत्र वृंदावन है, एक राम कुमार गुप्ता, और जबरदस्ती घेर लो। कितना खेत है दादा? कितना खेत घेरा आपका? खेत तो साहब सबको सबर हो ही घेरो। कितना खेत है? खेत तो 2 एकड़ 42 जिसमें लेकर सब फर्जी करके अपने नाम चढ़वाए लो, लिखवाए लो, और मुकदमा चल रहा हो। हम क्या करें? आपने बेचो नहीं है खेत? कतई नहीं। तो कोई शिकायत पत्र नहीं किया था इस समय? शिकायत पत्र कम से कम 20 बार, सन 2000 से मुकदमा चल रहा हो। नहीं, 20 बार किसके पास आए? किस अधिकारी के पास? डीएम के पास, एसपी के पास, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो निस्तारण अभी तक कोई नहीं निकल पाया? कोई नहीं साहब। मुख्यमंत्री तक आप हो आए? जी हाँ। अभी तक प्रशासन ने राष्ट्रपति तक हुआ है? जी हाँ, राष्ट्रपति को भी दरखास्त लिखे। कोई सुनवाई। मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे क्या लखनऊ? हम साहब मिलने नहीं, पोर्टल पे डाला था। जी हाँ। उस पर क्या कार्रवाई हुई? रजिस्ट्री की, वो सब गुम हो गया। किन्ने घेर लिया आपका खेत? बादाम सिंह पुत्र वृंदावन यादव हैं, वो भी वसीयत दिखाए। राम कुमार गुप्ता वो भी वसीयत दिखाए, और चट्टू बाबू वकील हत्या। तो क्या कहते कि अधिकारी आप तो जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके तो कागज आपके पास भी होंगे? वो पिताजी के नाम है, लिहाजा हमको कामयाब नहीं। छोटा भाई वो पागल रूप है, मैं भी पैर से लंगड़ा हूँ। कोई सुनवाई नहीं। बोल क्यों रही हो आप? लेखपाल क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? लेखपाल आबादी के हिसाब से यादवों की वजह से जाता ही नहीं। कौन है लेखपाल? कौन लेखपाल है? संजय कुमार गुप्ता, संजय कुमार ठाकुर साहब है। ठाकुर साहब है, ठीक। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट।
प्रदेश भर में प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु में राशन डिपो धारक के लिए सेवानिवृत्ति का कानून बनाया गया है ताकि अन्य लोगों को मौका मिल सके। लेकिन रेवाड़ी के राशन डिपो धारक सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है, जिसे लेकर वह अपनी कुछ अन्य मांगों के साथ सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और इस कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। राशन डिपो धारक एसोसिएशन के जिला प्रधान की माने तो सरकार ने काला कानून जबरन इन पर थोप दिया है, जिससे इनके परिवार के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसी भी कीमत पर इससे वे सहमत नहीं हैं। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं नागरमल लखेरा, जिला प्रधान डिपो होल्डर एसोसिएशन रेवाड़ी। हमारे राशन वितरण में सरकार द्वारा जो नया कानून बनाया गया है वो बहुत बेहद खराब काला कानून है, क्योंकि उसने 60 साल के लिए रिटायरमेंट लिया है, जबकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है तो रिटायरमेंट भी कैसे होता है। सरकारी कर्मचारी घोषित करें इनको, फिर इनको रिटायरमेंट दे, फिर उसके बाद इनको रिटायरमेंट करने के बाद पेंशन जारी लागू की है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में कई स्टेटों में की है। कई जगह में इनको कमीशन की बजाय मानदेय घोषित किया गया है, 50,000 तक की मानदेय कर, या फिर हमारा कमीशन बढ़ाया जाए 3 रुपये कुंटल, कम से कम 300 रुपये कुंटल होना चाहिए। तो है सरकार नहीं देती हमें, जैसे गाड़ी में इकट्ठा गाड़ी का लोड हो जाता है 100 कुंटल होता है, उसको हमें 500 कार्डों में बांटना पड़ता है, जब में हर कम से कम 1-2 कुंटल घट जाता है, वो जब लागू की जाए। चीनी में कमीशन कुछ भी नहीं, घर से देने पड़ते चीनी में, चीनी का भी कमीशन वही सेम बराबर किया जाए जो अन्य गेहूँ वगैरह पर लागू है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट पुलिस, थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना हाथरस गेट क्षेत्र अंतर्गत में हुई हत्या की घटना में वांछित एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल व गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलाहा, जिंदा व खोखा कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दिनांक 31/1/2023 को थाना हाथरस गेट क्षेत्रांतर्गत ग्राम गढ़ी जैनी के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों के द्वारा ग्राम नगला इमलिया के पूर्व प्रधान संजीव उर्फ संजू की हत्या कर दी गई थी। प्रकरण को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय के द्वारा घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के द्वारा इस घटना में शामिल एक अभियुक्त रामू उर्फ अमित की दिनांक 7 फरवरी 2023 को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसी प्रकरण में आज दिनांक 9 फरवरी 2023 को एक दूसरे अभियुक्त कालू की गिरफ्तारी थाना हाथरस गेट, हाथरस कोतवाली एवं एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ के उपरांत की गई है। अभियुक्त को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। अभियुक्त कालू के पास से असलाहा एवं कई कारतूस बरामद हुए हैं और पूछताछ में अभियुक्त कालू ने यह बताया कि उसके दोस्त रामू के भाई नीटू की हत्या संजीव उर्फ संजू प्रधान ने की थी। इसी घटना का बदला लेने के लिए उसके द्वारा अमित उर्फ रामू एवं अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस प्रकरण में शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं और अभियुक्त कालू के पास से बरामद असलहों के संदर्भ में अलग से अपराध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। बलिया में आज दिग्गजों का दौर जारी है। उसमें बलिया के शस्त्र व्यवसायी की आत्महत्या मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि 12 नामजद में 8 की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। मृतक नंदलाल गुप्ता के परिजनों से जिले के प्रभारी व सूबे के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु मिलने पहुंचे। उसके बाद प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। ऐसे में विपक्ष हावी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंत्री दयाशंकर दयालु मृतक के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सुसाइड किया, सूदखोरों के आतंक से आतंकित होकर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप उनके परिवार से मिलने आए हैं। देखिए, ये सूदखोरी, ब्याजखोरी समाज के लिए कलंक है और एक ऐसी सरकार के सामने जिसकी 0 टॉलरेंस की सरकार है। किसी अपराधी को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा जो इस विधा से संबंधित किसी के साथ ये ऐसी घटना हुई है। पूरा समाज
मर्माहत है, पूरा जिला दुखी है। प्रशासन ने बहुत इसको संज्ञान लिया है। आज मुझको भी, मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, आज ही प्रथम बार मेरा आज यहाँ आना हुआ और विशेषकर इसीलिए आना हुआ इस परिवार से मिलकर इस दुख की इस घड़ी में उस परिवार को अपनी तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उस परिवार को हर तरह की मदद करना। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि इधर लगातार बाहर थे त्रिपुरा के दौरे पर, यहाँ से वापस जाकर इस परिवार की आर्थिक सहायता, उन अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिलाने का जो 8 लोगों की गिरफ्तारी आज तक हो चुकी है, कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा जो भी शामिल है। और इस तरह के लोगों के जितने भी और भी गिरोह हैं शहर में, और भी लोग जो इस पेशे से जुड़े हैं, सबको लिस्ट करा के सबके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि भविष्य में ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। बलिया पुलिस तो व्यापारियों को लड्डू खिला रही है, जैसे कि बलिया पुलिस के प्रेस नोट में दिया गया है कि रसड़ा से सिगरा थाने से एसओजी टीम को भी जानकारी नहीं हुई, ना बलिया रसड़ा थाने को जानकारी हुई। बलिया कोतवाली को कैसे जानकारी हुई कि जो वहाँ उनको, बलिया को तो लड्डू खिला रही है बलिया पुलिस, गिन करके अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। अभी तक 6-7 अपराधी गायब हैं, उस पर क्या कहना? मैंने कहा कि जो गायब है वो कहीं भी होगा, जहन्नुम में होगा, खोज के उसको लाएंगे और कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, 8 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक, 6 इसके पहले पकड़े गए थे, 2 लोग की गिरफ्तारी कल हुई है और कोई बख्शा नहीं। अहम सवाल सर ये है सर कि बलिया पुलिस को जानकारी कैसे हुई? बलिया पुलिस को जानकारी कैसे हुई कि ना एसओजी टीम को जानकारी हुई? सवाल यह है कि बलिया पुलिस हो या जिला प्रशासन, रहा सवाल यह कि व्यापारियों के हित में कितना कारगर है और क्या कदम उठा रही है पीड़ित परिवार के लिए। अब तक क्या राहत भरी बातें कही गई? व्यापारी कोई अलग नहीं है समाज का, वो समाज का ही एक जुड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और शहर की तो व्यापार करने वाला व्यक्ति समाज की आर्थिक रीढ़ होता है और उसकी उपेक्षा कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनके साथ किसी के साथ कोई जाति करने का अधिकार नहीं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो। घटना के दिन की कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। उस दिन नंदलाल के घर में मात्र 500 रुपए बचे थे, उसको कफन दिया जाता या बच्चों को भोजन या उन्हें फीस, लेकिन इस स्थिति में भी अब तक सरकार के द्वारा इन्हें राहत के तौर पर क्या दिया गया, ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ से वापस जाके माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिल के सारे प्रकरण से अवगत कराऊंगा। जिले के और भी हमारे विधायक मंत्रियों ने अवगत करा दिया है, क्योंकि वो लगातार त्रिपुरा के दौरे पर थे, चुनावी दौरा वहाँ चल रहा है। तो यहाँ से वापस लौट कर जाकर अच्छा सारे मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में पिछले दिनों बजट पर चर्चा का विषय। सर, आप प्रभारी मंत्री हैं और हम ये आशा करेंगे कि इस परिवार के आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए इन्हें कहीं न कहीं सरकार को मजबूत करना होगा। परिवार की आर्थिक सहायता, इस परिवार के लोगों को जितनी पीड़ा उठानी पड़ी है, जो कष्ट है, उन सब की भरपाई के लिए पूरा प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन इनके परिवार के साथ हर तरह से खड़ा है। क्या विधवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी? गिरफ्तारी के अलावा भी कुछ और कार्रवाई होगी? 72 घंटे के लिए जिला प्रशासन ने, सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं, फिर शासन जो भी फैसला किया है, मैं आपको कहने से बेहतर समझता हूँ कुछ तो करके। 72 घंटे अल्टीमेटम दिया गया था सर। 72 घंटे के बाद एक घर में एक सामान भी खाली नहीं किया गया। इस पर सरकार, जिला प्रशासन ने 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया था कि अभी तक जो जहाँ लोग भाग के जा रहे हैं, जहाँ छिपे हुए हैं, सबको उनकी मात से निकाल कर पकड़ कर जेल की सलाखों में पहुँचा देना, फिर उसके बाद उनके खिलाफ सारी कड़ी कार्रवाइयाँ करेगी। प्रशासन ने पूरा मन बना लिया उनके खिलाफ, किसी तरह से कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न उनकी तरफ कोई ढिलाई उनके साथ भी की जाएगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। नंदलाल आत्महत्या कांड में अब तक क्यों बुलडोजर ने नहीं दिलाया न्याय? सूदखोरों के अवैध संपत्ति पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? उसका मात्र एक कारण है कि दोषी सूदखोरों के संरक्षक में है भाजपा सरकार व उनके मंत्रीगण। उक्त बातें अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने कही है। पूर्व सीएम गुरुवार को नंदलाल गुप्ता के परिजनों से मिलकर न्याय का विश्वास दिलाया। पूर्व सीएम ने कहा कि नंदलाल की एक बूढ़ी मां है, बच्चे हैं, इनके भरण पोषण के लिए सरकार नंदलाल की पत्नी को सरकारी नौकरी व 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करे, तब समझ आएगा कि भाजपा व्यापारियों के साथ है।
अदर जी परिवार से मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिए हैं? मैं नंदलाल गुप्ता जी के परिवार से मिला हूँ। उनकी पत्नी, उनकी माँ और पत्नी, उनके पिता और उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूँ मैं। नंदलाल गुप्ता की हत्या, आत्महत्या जो हुई है, दोषी अगर कोई है तो वो जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिनसे पैसा उठाया, नीचे कर लो। जिस तरह का ये पैसों का कारोबार चल रहा है और सूदखोरी चल रही है, ये पूरी गैर कानूनी है। भाजपा के लोगों ने, याद कीजिए, नोटबंदी की थी, बैंकों में भरा पड़ा है पैसा। अगर बैंकों में पैसा भरा पड़ा है तो आखिरकार व्यापारी को या कारोबारी को इस तरह के सूदखोरों से कैसे पैसा लेना पड़ रहा है? और सूदखोरों का जो हिसाब किताब है वो बहुत अलग है। पता नहीं कितना पैसा वसूलते हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो धमकाएंगे, समय समय पर आपको प्रताड़ना देंगे, आपके घर घुसाएंगे, आपको फोन करेंगे। और एक व्यापारी मिला जिसकी पिटाई की, कान में चोट थी, आंख पूरी लाल कर दी पीट पीट करके। ये सूदखोरों का ऑर्गेनाइज्ड और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया हुआ ये कारोबार है। और महसूस ये होता है बात करने से, लोगों से जानकारी जो मिली है, ये बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिल रहा है इसका। जब मुनाफा वो कमाएंगे तो मुनाफा किसी न किसी को तो देंगे। उनके परिवार के लोगों की मांग थी कि पत्नी पढ़ी लिखी, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, सरकार 50 लाख से मदद करे, और जिनकी प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री नहीं हुई है उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल किया जाए। इस सरकार के हाथ में है, जब चाहे तब रजिस्ट्रियां कैंसिल कर सकती है सरकार। और जो दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये बुलडोजर कम से कम जाए वहां पर और उनको भी वही सजा दे जो बुलडोजर सजा दे रहा है उत्तर प्रदेश में और लोगों को। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है उनकी सरकार कि बुलडोजर न्याय दिलाता है, तो आखिरकार नंदलाल गुप्ता की पत्नी को न्याय, उनके परिवार को न्याय बुलडोजर कब दिलाएगा? तो अभी तो क्या मांग करेंगे उनके बीजेपी के? मैं उनकी पत्नी के सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं, आखिरकार उनका जीवन यापन कैसे होगा? तो बूढ़ी माँ है, उनका कैसे घर चलेगा? इसलिए पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को 50 लाख सरकार मदद करे। सरकार जीरो टैलेंट की बात कर रही है, आप पकड़ने में 6 दिन लगा दी, पार्टी का ही खुद आदमी हो। ये सूदखोरी का कारोबार अगर इन्वेस्टर मीट में चला जाएगा तो याद रखना, ये व्यापारी एक भी पैसा उत्तर प्रदेश में नहीं लगाएगा। और मैं ये दावा करके जा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल होगा बलिया तक इन्वेस्टमेंट लाना। लखनऊ का नाम बदलने की बात कही जा रही है। सदन में मैं बात केवल नंदलाल गुप्ता की बात नहीं उठाऊंगा। मैं इसी तरह पुलिस की कस्टडी में डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है भाजपा की पार्टी। और कानपुर में जिस तरीके से एक व्यक्ति को मार मार करके जान ले ली, उसकी पत्नी को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। इस सरकार में अन्याय चरम सीमा पर है, कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। बुलडोजर वहीं जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है बुलडोजर जाए, जहां पर उन्हें वोट का लाभ होगा। न्याय के लिए बुलडोजर नहीं है, ये वोट के लिए बुलडोजर है। रवैया यहाँ ठीक नहीं है। लखनऊ की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं रवैया ठीक नहीं है। गाजीपुर का नाम बता। ये बताइए, मंत्री जी पार्टी के सदस्य उसमें शामिल है, मैं उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं पुलिस की सांठगांठ और बीजेपी के बड़े लोगों की सांठगांठ के बिना इतना बड़ा सूदखोरी कारोबार नहीं चल सकता। और याद कीजिए, जिस समय किसानों के कर्ज माफ की बात थी, उस समय ये बात भी उठी थी कि सूदखोर जो हैं, जो पैसा बांटते हैं, आखिरकार वो कैसे वापस होगा। मैं समझता हूँ जब से उन्होंने मोबाइल, डायरी और चीज़ों को लिया है, सरकार की जानकारी में सभी कुछ होगा। अगर सीडीआर उठा लेंगे नंदलाल गुप्ता का और जो और व्यापारी हैं जिनके साथ समय समय पर उन्होंने अन्याय किया है, पीटा है, अपमानित किया है, अगर उनसे जानकारी हासिल करना चाहेगी सरकार, तो सभी सूदखोरों की पूरी जानकारी सरकार को मिल जाएगी। सत्ताधारी का नेता का नाम आ रहा है,
मानते हैं ना कि सत्ताधारी लोग शामिल है ये सरकार से मिले हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी से ही मिले होंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है। लखनऊ की नाम बदलने की बात कही जा रही है, लक्ष्मण नगर क्या कहना चाहेंगे? बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। नरहरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सारवंडी के आश्रित ग्राम सोलेटोला में लगे डामर प्लांट से निकलने वाले धुएं से लोग परेशान हैं। बुजुर्ग एवं छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहां संचालित डामर प्लांट में ठेकेदार द्वारा प्रदूषण से बचाव के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्लांट से निकलने वाली जहरीली धुएं से लोग बेहद परेशान हैं। ग्राम पंचायत सारवंडी के सरपंच सचिव बिना सोचे समझे परमिशन दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आसपास के लोग भुगत रहे हैं। यहाँ प्लांट दिन रात चलता रहता है। इसके धुएं से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि राजस्व विभाग व खनिज विभाग भी मौन साधे बैठे हुए हैं। लोगों ने इस प्लांट को गांव से दूर करने की मांग की है ताकि जहरीले धुएं से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के हजारों राशन डीलरों ने अपने मांगों के समर्थन में साथ ही सरकार की मनमाने रवैये के खिलाफ जिला मुख्यालय में जुलूस निकाला और डीसी ऑफिस के निकट प्रदर्शन किया। पाकुड़ रेलवे स्टेशन मैदान से निकाला गया जुलूस डीसी ऑफिस तक आया और जमकर सरकार के विरोध नारेबाजी की। दुकानदार बकाया कमीशन का भुगतान करे, डीलर की मौत होने पर अनुकंपा के आधार पर मृतक के परिवार को राशन दुकान का लाइसेंस देने, सभी जन वितरण की दुकानदारों को प्रतिमाह 30,000 वेतन देने की मांग कर रहे हैं। मांग है, आज भारतवर्ष के राशन डीलर भूखे मारने का उतार दिया है सरकार ने। राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी तरह विचार हम लोग का नहीं कर रही है। दूसरी बात, हम लोग का हाल ही में 2022 में 4 राज्य में वेतन हो चुका है, सरकारी कर्मचारी घोषित कर चुका है। हमारे झारखंड सरकार अभी तक कान में तेल देकर सोया हुआ है, जगता नहीं है। अनुकंपा बंद कर दिया जो शुरू से चालू था, और 10 महीने का हम लोग का कमीशन बाकी है, वो सब भी नहीं दे रही है। बहुत सारे मांग है, 11 सूत्री मांग है। 50,000 रुपया के सेंट्रल सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग, मैंने वेतन के रूप में। दूसरी बात, राजस्थान सरकार ने एक डीलर जो कोरोना काल में मारा है 50 लाख रुपया करके मुआवजा के रूप में दिया गया। हमारे राज्य सरकार तो इंडिया में इस साइड पर जाएंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदरेपुर निवासी 3 वर्षीय ध्रुव प्रताप 3 दिन पूर्व घर से खेलते हुए गायब हो गया था, जिसके बाद इसकी लिखित शिकायत परिजनों ने हंडिया पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही हंडिया पुलिस लगातार हर संभव कोशिश कर रही थी। उसी बीच आज ग्रामीणों द्वारा हंडिया पुलिस को सूचना दी गई कि ध्रुव प्रताप का शव तालाब में उतर आया हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस के साथ काफी हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद हंडिया पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी गंगापार ने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के बारे में क्या? यह ग्राम सदरपुर थाना हंडिया क्षेत्र की घटना है। दिनांक 7 फरवरी 2023 को वादी संतोष यादव द्वारा यह बताया गया था कि उनके भतीजे का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया गया था। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल करने के पश्चात कार्रवाई की जा रही थी। आज सुबह उनके भतीजे का शव तालाब के किनारे मिला है। अब तक की पूछताछ में परिजनों ने यह बात बताई है कि उन्हीं के पड़ोसी, जिनका नाम लालमणि, शकुंतला आदि ने यह घटना कारित की है और उनके ऊपर शक व्यक्त किया है। जिन लोगों को परिजनों ने अब तक शक किया है उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मृत्यु का सही कारण, सही समय स्पष्ट हो सके और अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।